गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने प्रभुसत्ता के बारे में पढ़ा था कि प्रभुसत्ता की परिभाषा वगैरह क्या है, जिसमें अपन ने बोधा को, ऑस्टिन का प्रभुसत्ता सिद्धांत था उसके बारे में भी अपन ने पढ़ा था। उसी वीडियो को अपन कंटिन्यू करते हुए आगे प्रभुसत्ता के लक्षणों के बारे में बात करते हैं कि प्रभुसत्ता के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। प्रभुसत्ता का पहला लक्षण है पूर्णता। पहला लक्षण है पूर्णता, क्योंकि प्रभुसत्ता पूर्ण और असीम शक्ति है। और क्योंकि ये एक पूर्ण और असीम शक्ति है, क्योंकि अन्य किसी की शक्ति पर ये आश्रित नहीं है। बेसिकली क्या है कि प्रभुसत्ता है वो एक पूर्ण और असीम शक्ति है और अन्य किसी की शक्ति पर आश्रित नहीं है, क्योंकि राज्य के भीतर जो सभी व्यक्ति है उनके समूह प्रभुसत्ताधारी के अधीन ही होते हैं। राज्य के बाहर भी प्रभुसत्ताधारी अपने राज्य के संदर्भ में सर्वोच्च माना जाता है, यानी भीतर और बाहर राज्य का मतलब देश, यानी अपने देश के अंदर कोई भी प्रभुसत्ताधारी है, यानी जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह है, अगर अपन लोकतंत्र की बात करें तो ये अपने राज्य के भीतर भी श्रेष्ठ है और राज्य के बाहर भी श्रेष्ठ है। अन्य कोई भी राज्य न तो उनके मामलों में हस्तक्षेप करता है, न ही उनको किसी बात के लिए विवश कर सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते वो प्रभुसत्ता को नष्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि कई राज्य है वो राज्य इनको अपनाने के लिए बाध्य नहीं है, वो इनको इनकार भी कर सकता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, समझौते वगैरह तभी मान्य होते हैं जब जो प्रभुता संपन्न राज्य है वो उनका सम्मान करने के लिए तैयार हो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या तो कर सकता है, लेकिन उसे राज्यों पर लागू नहीं कर सकता, क्योंकि वो ये दोनों पक्ष अगर माने तो ही लागू होगी, वरना लागू उनको नहीं करवा सकते। क्योंकि प्रभुसत्ता का जो परंपरागत सिद्धांत है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून की कोटि में रखने को तैयार भी नहीं है, क्योंकि वह किसी प्रभुसत्ताधारी की इच्छा को व्यक्त नहीं करता है। क्योंकि जो अपन ने परंपरागत सिद्धांत को पढ़ा था, तो परंपरागत सिद्धांत बेसिकली यही मानता है कि प्रभुसत्ताधारी को लागू करने वाला एक निश्चित व्यक्ति होना चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो लागू करने वाला कोई भी निश्चित व्यक्ति नहीं है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून सही मायनों में कानून है ही नहीं। तो इस प्रकार प्रभुसत्ता है वो एक लक्षण हो गया पूर्णता, यानी ये अपने आप में पूर्ण है। ये राज्य के भीतर और राज्य के बाहर दोनों जगह पर इसका खुद का जो असर है वो बरकरार रहता है, उसको किसी भी तरीके से ये कमज़ोर नहीं आंका जा सकता। दूसरा है सार्वभौमिकता, यानी संपूर्ण क्षेत्र पर ये लागू होती है सार्वभौमिकता। क्योंकि प्रभुसत्ता है वो राज्य के भीतर सभी व्यक्ति और संस्थाओं और समूहों की तुलना में सर्वोच्च होती है। ये अपन ने कल भी देखा था कि जो प्रभुसत्ता है वो सभी व्यक्तियों की, चाहे व्यक्ति हो, संस्थाएं हो, समूह हो, सबके ऊपर लागू होती है। वैसे राज्य चाहे तो कोई विषय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रख सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति है वो राज्य से ये मांग नहीं कर सकता कि मुझे इससे अलग कर दिया जाए या मुक्ति मिल जाए। इसलिए राज्य के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत प्रभुसत्ता है वो सर्वव्यापक है, सार्वभौम है और सार्वजनीन भी है, यो मान सकते हैं अपन। राजनयिक जो कार्यकर्ताओं को राज्य के कार्य क्षेत्र से उन्मुक्ति प्राप्त होती है। अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार का मतलब एक हिस्सा मान सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी का कोई प्रभुसत्ता का अपवाद नहीं है, और ऐसे कोई भी राज्य है वो अपनी प्रभुसत्ता के नाते ऐसी शक्ति को अनुमति प्रदान करने से इनकार भी कर सकता है। एंड बेसिकली सार्वभौमिकता का मतलब यही हो गया कि जैसे अगर अपन मान लें कि जो जितने भी क्षेत्र है, जो विदेशों के जो राजदूत, एम्बेसडर जो यहाँ बैठते हैं, इनके दूतावास है, उन पर भारत का कानून लागू नहीं होता, लेकिन वो राज्य की इच्छा है, उसमें किसी का दबाव नहीं है। अगर राज्य चाहे तो वो उसको ख़त्म भी कर सकता है। तीसरा है अदेयता, अन्य किसी को नहीं सौंपी जा सकती। प्रभुसत्ता है वो अन्य किसी को भी नहीं सौंपी जा सकती, क्योंकि यह एक अखंड और निसीम है, इसलिए अन्य किसी को सौंपी नहीं जा सकती। यदि अब प्रभुसत्ता संपन्नधारी अगर प्रभुसत्ता सौंपना भी चाहेगा तो उसका खुद का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर इन शॉर्ट अगर बात करें तो अगर राज्य के हाथ से प्रभुसत्ता निकल जाएगी तो राज्य बचेगा ही नहीं, क्योंकि वो दूसरों का गुलाम ही हो जाएगा। अर्थात एक राज्य अपने क्षेत्र का हिस्सा किसी अन्य राज्य को अर्पित कर देता है तो उस हिस्से पर उसकी प्रभुसत्ता खत्म हो जाएगी और दूसरे राज्य की प्रभुसत्ता स्थापित हो जाएगी। यदि कोई प्रभुसत्ताधारी सिंहासन या सत्ता त्याग करता है तो ऐसे हालात में सरकार बदल जाती है और प्रभुसत्ता का स्थान नहीं बदलता, यानी प्रभुसत्ता का स्थान है वो का वही बरकरार रहता है। फिर
अपन देखिए चौथा है स्थायित्व, यानी प्रभुसत्ता वो स्थायी होती है। जैसे राज्य स्थायी है उसी तरह प्रभुसत्ता भी स्थायी है। स्थायित्व का मतलब कि जैसे मतलब जब तक राज्य का अस्तित्व रहता है तब तक प्रभुसत्ता रहती है। दोनों को अलग अलग किया ही नहीं जा सकता। सम्राट चाहे तो सम्राट हो और चाहे मतलब राष्ट्रपति हो, उनकी राष्ट्रपति हो, उनके पद त्याग करने से प्रभुसत्ता का अंत नहीं होता, बल्कि दूसरे राजा या राष्ट्रपति में स्थापित हो जाती है। वैसे सरकार बदल जाने पर जैसे राज्य का अस्तित्व बना रहता है, वैसे प्रभुसत्ता का अस्तित्व बना रहता है। यानी प्रभुसत्ता है वो स्थायी है। फिर अविभाज्य, यानी बांटा नहीं जा सकता। प्रभुसत्ता चूंकि पूर्ण और व्यापक है तो इसको विभाजित या टुकड़े भी नहीं किए जा सकते, क्योंकि प्रभुसत्ता यदि प्रभुसत्ता के अगर अपन टुकड़े कर भी देंगे तो राज्य के भी टुकड़े हो जाएंगे। अन्य समूह और संस्था है वो भी अपने संदर्भ में जिस सत्ता का प्रयोग करती है, तो उनको जो सत्ता है वो राज्य की प्रभुसत्ता से काट कर नहीं दी जाती, बल्कि राज्य की प्रभुसत्ता में से दी जाती है जितना राज्य चाहे। तो राज्य की प्रभुसत्ता के सामने जब व्यक्ति और संस्थाओं की सत्ता गौण है, तो संघीय व्यवस्था के अंतर्गत भी प्रभुसत्ता और गौण है, तो संघीय व्यवस्था के अंतर्गत भी अगर अपन देखें तो प्रभुसत्ता संघ और इकाइयों में बंट नहीं जाती, बल्कि निर्दिष्ट विषयों में उनके संदर्भ में अधिकार क्षेत्र बंटे रहते हैं। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि प्रभुसत्ता को विभाजित भी नहीं किया जा सकता। ये पूर्णतया अविभाजित एक चीज़ है प्रभुसत्ता, जिसको अपन कहीं भी बांट नहीं सकते हैं। अब अपन बात करते हैं प्रभुसत्ता के विविध रूपों की, कि प्रभुसत्ता के विविध रूप कौन कौन से दो। इस प्रकार अगर प्रभुसत्ता के लक्षणों की बात करें, अगर शॉर्ट में देखना चाहिए तो पूर्णता, सार्वभौमिकता, अदेयता, स्थायित्व और अविभाज्यता, ये 5 प्रमुख प्रभुसत्ता के लक्षण हैं जिनको अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब इसके रूप, 2 रूप है, एक तो विधि अनुसार और तथ्य अनुसार, डी ज्यूरे और डी फैक्टो सॉवरेंटी, यानी प्रभु विधि अनुसार और तथ्य अनुसार प्रभुसत्ता। सिंपल इसका मतलब कि विधि अनुसार प्रभुसत्ताधारी वह व्यक्ति या संगठन है जो कानून की दृष्टि से प्रभुसत्ता का अधिकारी हो। सामान्य परिस्थितियों में विधि अनुसार जो होता है वही वास्तविक संप्रभु होता है, वही वास्तविक प्रभुसत्ताधारी होता है। लेकिन कुछ असाधारण परिस्थितियों में क्या होता है कि वास्तविक प्रभुसत्ता है वो किसी ऐसे व्यक्ति या संगठन के हाथ में आ सकती है जिसे विधिवत प्रभुसत्ताधारी ने मान्यता न दी हो। मतलब असामान्य परिस्थितियों में ऐसा होता है। हालात में क्या होता है, विधि के अनुसार कोई अलग प्रभुसत्ताधारी होता है और वास्तव में कोई अलग प्रभुसत्ताधारी होता है, यानी विधि अनुसार और तथ्य अनुसार। क्योंकि तथ्य अनुसार प्रभुसत्ताधारी उसे ही कहते हैं जो वास्तव में प्रभुसत्ता का प्रयोग करता है, अर्थात राज्य के भीतर उसकी आज्ञाओं का पालन होता है, या अधिकांश लोग है वो इच्छा से उसकी आज्ञा पालन करना उसकी इच्छा का पालन करते हैं, उनकी कानूनी स्थिति चाहे हो या न हो। तथ्यपूर्वक या तथ्य परक जो प्रभुसत्ता है वो कोरे शस्त्र बल, धार्मिक प्रभाव या नेतृत्व की क्षमता पर आधारित हो सकती है, जबकि विधि पूर्वक है वो कानूनी मान्यता के साथ जुड़ी हो सकती है। जैसे अगर उदाहरण के लिए अपन बात करें तो किसी भी देश की विधि अनुसार प्रभुसत्ता किसी राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद के हाथ में हो, लेकिन तथ्य अनुसार जैसे कोई तानाशाह, सिद्ध पुरुष, अवतार उनके हाथ में रहे। अगर ऐसे इसका अगर अपन उदाहरण देखना चाहें तो सबसे बेहतरीन उदाहरण है पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, बहुत सी बार चुनी हुई सरकार को साइड में छोड़ करके सेना समर्थित लोग हैं वो सत्ता पर बैठ जाते हैं। सैनिक जो समर्थन लोग हैं वो मतलब सत्ता पर बैठ जाते हैं, तो 2 प्रभु सत्ताधारी हो जाते हैं उस राज्य में। एक जो विधि के अनुसार बना है वो, दूसरा जो वास्तव में, जैसे मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को, अगर नवाज शरीफ को गद्दी पर जब प्रधानमंत्री थे तो मुशर्रफ परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने सेना की सहायता से नवाज शरीफ को हटा करके खुद ने सारी शक्तियाँ अपने हाथ में ले ली, तो 2 प्रभु सत्ताधारी हो गए। तो इस प्रकार ये हो गए, एक विधि अनुसार, दूसरा तथ्य अनुसार। विधि के अनुसार नवाज शरीफ थे, तथ्य में वास्तव में प्रभुसत्ता का प्रयोग कौन कर रहा था, परवेज मुशर्रफ। तो इस प्रकार 2 होता है। अनेक उदाहरण है, जब अगर मतलब मुसोलिनी ने रोम की ओर अभियान किया तो इटली की जो प्रभुसत्ता थी वहाँ संसद में थी, बाद में मुसोलिनी ने मतलब पद संभाल लिया था, तो और संसद के माध्यम से उसने देश पर राष्ट्र किया। अब कानूनी दृष्टि से अगर अपन देखें तो प्रभुसत्ता इटली की संसद में थी, लेकिन वास्तव में धरातल पर पड़ता हूँ मुसोलिनी के मतलब जो कानून है या मुसोलिनी के जो आदेश थे उन्हीं का पालन होता था। हिटलर ने भी जर्मनी में ठीक ऐसी स्थिति की थी। रूस की बात करें तो वहाँ भी स्टालिन के साथ ये ऐसा ही कुछ हुआ था, तो जहाँ पर विधि और तथ्य पूर्ण चलती है। लेकिन सिंपल सी बात है कि ये जो स्थिति है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती,
क्योंकि ये ऐसी स्थिति की या तो क्रांति होती है या राज्य का जो राज्य परिवर्तन होता है उसकी बदौलत होती है, इनमें अंतर पैदा होता है। तो ये लंबे टाइम तक नहीं रहती, जल्दी से जल्दी है वो एक रूप में स्थित हो जाती है। या तो जो तथ्यात्मक प्रभुसत्ताधारी है वो मतलब कानूनी रूप से भी अनुमति ले लेता है, और या फिर जो विधि वाला है वो उस पर उसको हटा करके और अपने स्थिर शासन को है उसको कर देता है। अब दूसरा है राजनीतिक और लोकप्रिय संप्रभुता। अब इनमें क्या अंतर है बेसिकली, क्योंकि प्रभुसत्ता मूलतः एक कानूनी संकल्पना है, ये अपन देख चुके हैं। और प्रभुसत्ताधारी वही व्यक्ति होगा जिसकी इच्छा कानून की दृष्टि में सर्वोपरि हो और अन्य किसी से बंदी न हो। निरंकुश शासन के संदर्भ में तो ऐसा मानने में कठिनाई नहीं है, लेकिन लोकतंत्रीय जो शासन प्रणालियाँ हैं उनमें क्या है कि वस्तु स्थिति है वो थोड़ी अलग होती है कि कानूनी प्रभुसत्ताधारी विधि निर्माण और विधि प्रवर्तन के क्षेत्र में सर्वोच्च होता है, लेकिन उसकी मूल सत्ता वो इच्छा नहीं बल्कि जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अगर अपन वैसे समझे तो इसका मतलब है कि प्रभुसत्ताधारी अपनी सत्ता का प्रयोग है वो सर्वसाधारण के प्रतिनिधि के रूप में करता है, इसलिए उसकी जो इच्छा है वो सर्वसाधारण में की झलक मिलनी चाहिए। इस प्रकार वहाँ सर्वसाधारण की इच्छा सर्वोच्च होती है और कानूनी प्रभुसत्ताधारी को उसका सम्मान करना पड़ता है। एवी डाइसी ने बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा है कि विधिवेता जिस प्रभुसत्ताधारी को मान्यता देता है उसके पीछे एक दूसरा प्रभुसत्ताधारी छिपा रहता है जिसके सामने कानूनी प्रभुसत्ताधारी को भी झुकना पड़ता है। यानी अब अगर अपन देखें राजनीतिक, जैसे अगर लोकतंत्र की बात करें तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता तो जनता के पास होती है, राजनीतिक प्रभुसत्ता जिनको जनता अपनी सौंपती है, जिनको जनता कहती है उस जिसको अपना प्रतिनिधित्व सौंपती है वो करता है। तो राज्य के मंच पर हम जिस कानूनी प्रभुसत्ताधारी का काम देखते हैं वो पर्दे के पीछे रहता है। उदाहरण के लिए अगर जब कानूनी दृष्टि से प्रभुसत्ता संसद के हाथ में, लेकिन जब राजनीतिक दृष्टि से प्रभुसत्ता का सूत्र है वो सार्वजनिक जनता के हाथ में रहता है। तो इस प्रकार की प्रभुसत्ता को हम राजनीतिक प्रभुसत्ता कह सकते हैं, ताकि इसे कानूनी प्रभुसत्ता से अलग किया जा सके। और कानूनी जो प्रभुसत्ता है उसकी पहचान करना बहुत सरल है, क्योंकि अगर कानूनी प्रभुसत्ता की तुलना में राजनीतिक प्रभुसत्ता की पहचान थोड़ी मुश्किल है, इसका जो स्थान है वो डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे आधुनिक लोकतंत्र में सर्वसाधारण और कानूनी प्रभुसत्ताधारी के बीच में अनेक स्तर को देखने को मिलते हैं। तो यह निर्णय करना सरल नहीं है कि राजनीतिक प्रभुसत्ता है वो सर्वसाधारण में निहित है तो समुदाय में है, निर्वाचक मंडल में है, उनकी इच्छा किस में है। तो इस प्रकार की जो प्रभुसत्ता की जो संकल्पना है वो कानून के दायरे में सीमित रखनी चाहिए और प्रभुसत्ता की संकल्पना की चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये दूसरा जो टाइप है राजनीतिक और लोकप्रिय संप्रभुता। तो दो प्रकार के प्रभुसत्ता के दो रूप हो गए, विधि अनुसार, तथ्य अनुसार, राजनीतिक और लोकप्रिय। अब हम अगले जो वीडियो होगा उसमें अपन प्रभुसत्ता का जो बहुलवादी सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार एकलवादी सिद्धांत को अपन ने पढ़ लिया, जिसमें ऑस्टिन, हॉब्स, रूसो, इन सब को अपन ने बोधा, इन सब को अपन ने देखा था। अब जो प्रभुसत्ता का आएगा वो नया वर्तमान में का जो बहुलवादी सिद्धांत है वो सामने आएगा, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।